हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू वर्षाज एकेडमी। एकलव्य शिक्षक भर्ती के आपकी जो एग्ज़ाम डेट है वो आ गई है। 16, 17, 23 और 24 दिसंबर को किसी भी दिन आपका हॉस्टल वार्डन का एग्ज़ाम हो सकता है। 2 मीटिंग में एग्ज़ाम होंगे और OMR बेस्ड ऑफलाइन एग्ज़ाम है। ठीक है, तो आपके ये 5 सेट रह गए हैं, 5 सेट हो गए हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से देख सकते हैं। और ये जो 5 सेट रह गए हैं, अब हर दूसरे तीसरे दिन यानी कि 5 दिसंबर से पहले कोशिश करेंगे हम इसको कंप्लीट कर दें। और इसकी जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, तो जिसने अभी तक नहीं देखे हैं वो इनको ज़रूर देखें। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे क्या हो कि सभी तक ये बेनिफिट पहुंच पाए। पहला क्वेश्चन है, अजमेर के शासन में सूबा मुख्यालय बन गया। तो किसके शासन में? पल्लवों के, मुगलों के, चोलों के या दिल्ली सल्तनत? तो इसका राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या है? अजमेर मुगलों के शासन में सूबा मुख्यालय बन गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। डैश के शरीर का अनुप्रस्थ कटीय भाग गोलाकार होता है, इसीलिए इन्हें गोलकृमि कहा जाता है। ये स्वतंत्र जलीय, स्थलीय या पौधों और जानवरों में पाए जाने वाले परजीवी होते हैं। तो ये कौन है? टीनोफोर, एस्केलमिनथीज, प्लेटीहेलमिनथीज या मोलस्का? तो इसका राइट ऑप्शन यहाँ पर बी है। ठीक है, क्वेश्चन 3 देखते हैं कि भारत में राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो समुद्र कहाँ है भाई? नई दिल्ली में तो नहीं होगा, हैदराबाद में भी नहीं है। तो राइट ऑप्शन या तो गोवा होगा या कन्याकुमारी। तो राइट ऑप्शन आपका है बी। इस तरह कुछ एलिमिनेशन करके भी आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति के लिए कौन सा बल उत्तरदायी है? तो पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा गति करता है तो एक बल लगाता है जिसको बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल। ओके, 5 है, निम्नलिखित में से किस नदी में धुआंधार प्रपात का निर्माण होता है? तो वो राइट ऑप्शन है यहाँ पर बी, नर्मदा नदी। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि रोकफोर्टाइन सी में पाया जाता है। तो ये किस में पाया जाता है? पनीर में पाया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। अब क्वेश्चन 7 देखते हैं कि बाजार में कार्य उपलब्धता और उपलब्ध श्रमिक के कौशल के बीच बेमेल होने के कारण उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी कहलाती है? मौसमी, आर्थिक, आंशिक या संरचनात्मक? तो ये संरचनात्मक बेरोजगारी कहलाई जाती है। ठीक है, कि कोई कार्य अगर बाजार में उपलब्ध है तो श्रमिक भी उपलब्ध हैं, और कहीं अगर वो कार्य खत्म हो गया तो वो श्रमिक क्या होंगे? बेरोजगार हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत को प्रतिपादित किया? स्वर्ण सिंह मामला 1989, गोलकनाथ मामला 1967 या केशवानंद भारती मामला 1973, मिनर्वा मिल्स मामला 1980? तो ये जितने भी ये हुए हैं संविधान संशोधन, उनकी ईयर ज़रूर याद रखिएगा। इसके लिए जो राइट ऑप्शन है वो सी है, केशवानंद भारती मामला है जिसमें मूल संरचना के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। कौन सा विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किए जाने की एक शर्त नहीं है? मतलब राष्ट्रपति 4 प्रकार के लोगों को जो संविधान सभा है, राज्यसभा है सॉरी, उसमें मनोनीत कर सकता है। ठीक है, तो कला से, साहित्य से और विज्ञान से तो कर सकता है, लेकिन इसमें जो वाक्पटुता है उसके लिए शर्त नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए राइट ऑप्शन यहाँ पर ए है। क्वेश्चन नंबर 10 है, जिस वर्ष की कीमतों का उपयोग वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP की गणना के लिए किया जा रहा है उससे क्या कहा जाता है? उस वर्ष को क्या कहा जाता है? स्थिर वर्ष, चालू वर्ष, वित्तीय वर्ष या आधार वर्ष? तो उसको बेस ईयर कहा जाता है। ओके, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि GDP से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके करंट में भी पूछे जा सकते हैं। रीजनिंग आ गई है, अब देखते हैं रीजनिंग के क्वेश्चंस। उस विकल्प का चयन करें जो कि चौथे पद से उसी तरह से संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से संबंधित है। तो 16 और 272 का पहले कॉम्बिनेशन देखेंगे ये कैसे एक दूसरे से संबंधित है। तो यहाँ देखिए, जब 16 का हम स्क्वायर करेंगे और उसमें 16 को ही ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 16 का स्क्वायर 256 प्लस 16 कितना हो गया? 272। ठीक है, यही तो आ रहा है। अब आपको ऐसा एक नंबर ढूंढना है ऑप्शन से कि जिसका स्क्वायर करने पर और उसी नंबर को ऐड करने पर 380 आ जाए। ओके,
तो यहाँ पे राइट ऑप्शन देख लेते हैं, 19 है। जब आप 19 का स्क्वायर करेंगे और उसी में 19 को ऐड करेंगे, यानी कि 361 प्लस 19 इज इक्वल टू 380। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। एक निश्चित कूट भाषा में काइट को 9 और मैजिक को 11 लिखा गया है, उसी भाषा में आपको फेलिसिटेशन को कैसे लिखा जाएगा। देखिए काइट में कितने डिजिट हैं, कितने अल्फ़ाबेट हैं, 4 हैं, ठीक है, 4 अल्फ़ाबेट हैं, और यहाँ पर लिखा है 9। तो अगर हम 4 टूज़ा भी करेंगे तो 8 आया। 4 अल्फ़ाबेट को जब आपने 2 से मल्टीप्लाई किया 8 आया, और उसमें जब आपने 1 प्लस किया तो कितना आ जाएगा, 9 आ गया। ओके, अब मैजिक में देखिए कितने अल्फ़ाबेट हैं, 5 अल्फ़ाबेट हैं। अब 5 अल्फ़ाबेट में जब आपने 2 से मल्टीप्लाई किया और उसमें +1 किया, 5 2 ज़ा 10 और +1 कितना हो जाएगा, 11। यानी कि यहाँ पर हमें ये पता चल रहा है कि जितने अल्फ़ाबेट हैं उन अल्फ़ाबेट को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और +1 कर देते हैं। ओके, तो अब हम जब देखते हैं कि फेलिसिटेशन में कितने अल्फ़ाबेट हैं, टोटल 12 हैं। 12 में हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, +1 कर देंगे, तो 12 2 ज़ा 24 और +1 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है 13 क्वेश्चन। एक निश्चित कूट भाषा में स्टाफ को RTSUZBEZEG लिखा गया है, उसी कूट भाषा में ऑर्डर को क्या लिखा जाएगा। अब आप ये देखिए कि स्टाफ में तो कम अल्फ़ाबेट हैं बट यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, यानी कि एक अल्फ़ाबेट से यहाँ पर 2 अल्फ़ाबेट बने हैं, ठीक है। अब एस देख लीजिए, एस है, जैसे कि एस के लिए अगर हम आर और टी को लेते हैं तो यहाँ पर क्या आ रहा है, -1 और यहाँ पर आ रहा है +1, ठीक है। अब हम अगर लेंगे टी को, टी के लिए अगर हम एस और यू को लेते हैं तो यहाँ पर क्या आ रहा है, -1 और यहाँ पर क्या आ रहा है, +1। यानी कि एक अल्फ़ाबेट में एक लेटर तो हम -1 का रखेंगे और एक अल्फ़ाबेट किसका रखेंगे, +1 का रखेंगे। ओके, तो ये तरीका आप समझ गए। अब ऑर्डर को ले लेंगे तो हम अगर ओ को लेते हैं तो ओ में अगर -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, एन, और ओ में +1 करेंगे तो क्या आएगा, पी। ओके, तो यहाँ पर देखिए सी और डी है। अब हम आर को अगर लेंगे, आर में अगर -1 करेंगे तो क्या आएगा, क्यू, +1 करेंगे तो क्या आएगा, एस, एन पी क्यू एस, ठीक है। अब बात आती है डी की, डी में जब आप -1 करेंगे तो क्या आएगा, सी, ठीक है, और +1 करेंगे तो क्या आएगा, ई, तो एन पी क्यू एस सी ई। आगे इसी तरह जब आप ई को लेंगे, ई में जब -1 करेंगे तो कितना आएगा, डी, और +1 करेंगे तो कितना आएगा, एफ। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या आ गया, डी आ गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, इनमें से 3 किसी प्रकार समान है और एक असंगत है। उस असंगत अक्षर समूह का चयन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए यू, क्यू, एन, एल, के दिया है, ठीक है। तो u से जब हम -4 करेंगे तो q आ जाएगा, q से जब हम -3 करेंगे तो n, n से जब हम -2 करेंगे तो l, और l से जब -1 करेंगे तो k। ये कौन सी सीरीज़ बनी, -4 -3 -2 -1। ओके, ये सीरीज़ यहाँ पर बनी। अब इसी तरह हम अब W S P N M में देखेंगे, यहाँ पर भी वही सीरीज़ बन रही भाई। -4 किया तो S आया, -3 किया तो P, -2 किया तो N और -1 किया तो M आया। अब हम ये देखते हैं कि क्या हमारी नेक्स्ट सीरीज़ ROLIF में भी वही बन रही है। तो देखिए ये -3 करने पर आया, नेक्स्ट ये भी -3 करने पर आया, I भी -3 करने पर आया, यानी कि ये पहली वाली सीरीज़ नहीं बन रही है और यही हमारा असंगत वर्ड है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 1 5 11 19 29 41 क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी डिजिट आएगी ये बताना है। तो देखिए 1 का स्क्वायर किया, +1 किया, कितना आ गया, 1, ठीक है। 2 का स्क्वायर किया, +1 किया, कितना आया, 5 आया, ठीक है। इसी तरह 3 का स्क्वायर किया, +1 किया, कितना आ जाएगा आपका, सॉरी प्लस कितना किया, 2 किया, क्या आया, 11। इसी तरह आगे भी करते जाएंगे तो आपका जो राइट ऑप्शन है वो कितना आ जाएगा, 55 आएगा। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिसे दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थानों में बाएं से दाएं रखने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। देखिए इसको कैसे करना होता है, आप पहले जितने भी ये लेटर लिखे हैं, अल्फ़ाबेट लिखे हैं, उनको काउंट कर लीजिए, कितने हैं, 16।
अब इसमें 16 जब आ गए हैं तो इसमें 4 4 के पेयर बना लीजिए आप, ठीक है। 4 4 के क्या करेंगे, पेयर बना लेंगे। अब देखिए पहले में एल यू के आया है और डैश है, तो एल यू के यहाँ पर क्या आएगा, ए आएगा। क्या आएगा, ए। एल ए यू के, इतना आपका बना। क्योंकि भाई 4 पेयर में यहाँ पर देखिए आप आगे की जो अल्फ़ाबेट लिखे हैं उसमें ए भी कहीं ना कहीं है, बट आपका जो 4 पेयर बना है यहाँ पर एल डैश यू के, यहाँ पर ए नहीं है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर क्या आएगा, ए आएगा। अब ये एल ए यू के ही आपको बार बार रिपीट करना है, ओके। जब आप इसको बार बार रिपीट करेंगे तो यहाँ पर एल ए यू के, फिर एल ए लिखा है तो यू आ जाएगा, एल लिखा है यू भी लिखा है तो यहाँ क्या आएगा, ए आ जाएगा। आपका क्या बना, ए एल यू यू ए। ये कहाँ लिखा हुआ है, ए में। इसमें बस ये याद रखिए कि जो भी अल्फ़ाबेट आपके लिखे हैं उनकी पेयरिंग कर लीजिए। 3 3 की पेयरिंग भी बन जाती है, 5 5 6 6 की भी पेयरिंग बनती है। उसके अकॉर्डिंग आप अपने अक्षर को, अल्फ़ाबेट को एडजस्ट कर लीजिए, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में आने वाली अगली आकृति का चयन करें। तो इसके लिए राइट ऑप्शन यहाँ पर ए है। क्वेश्चन नंबर 18, 12 7 95, 14 8 132, 16 9 और यहाँ पर क्या आएगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो 12 का जब आप स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। फिर 7 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। जब आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 95, ठीक है, समझ गए। यानी कि जो डिजिट दिए गए हैं उनका स्क्वायर करके आपको माइनस करना है, तो थर्ड वाली डिजिट, थर्ड वाले जो नंबर्स हैं वो आपके मिल जाएंगे। इसी तरह जब 14 का भी आप करेंगे स्क्वायर और 8 का स्क्वायर करेंगे, इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो 132 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह जब 16 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 256, 9 का स्क्वायर 81, जब इनको माइनस करेंगे तो आपका राइट ऑप्शन आ जाएगा 175, ओके। अब 19 देखते हैं। एक परिवार में 6 लोग हैं, ए बी सी डी ई और एफ। सी बी का पिता है, ए एफ की माँ है, डी बी का बेटा है, ई बी की पत्नी की सास है, एफ डी की बहन है, सी ई से किस प्रकार संबंधित है ये बताना है। तो यहाँ पर देखिए पहले है सी, जो है वो बी का पिता है। सी क्या है, बी का पिता है। फिर उन्होंने बोला ए एफ की माँ है, ठीक है। ए क्या है, सॉरी यहाँ पर फिर से देख लीजिए ज़रा। एक परिवार में 6 लोग हैं, तो जो सी है वो किसका है, बी का पिता है, ओके। ए एफ की माँ है, ए जो है वो एफ की माँ है, ठीक है। डी बी का बेटा है। अब डी जो है यहाँ पर बी का बेटा है, तो बी यहाँ लिखा है, डी बेटा है। ये जो माइनस साइन लगे हैं ये लड़कों को डिनोट कर रहे हैं। अब लिखा है डी बी का बेटा है, ई बी की पत्नी की सास है। तो इस लाइन को अभी थोड़ा सा रोक देते हैं, आगे बढ़ते हैं। एफ डी की बहन है, एफ जो है वो डी की बहन है। अगर एफ डी की बहन होगी, ठीक है, तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए भाई। अब बात हो रही है ई बी की पत्नी की सास है। ई जो है वो बी की पत्नी की सास है। बी की पत्नी कौन हो गई, ए है, तो यहाँ पर ई आ गया। अब ये बोल रहे हैं सी ई से किस प्रकार संबंधित है। तो ये तो पिता था और ये सास हो गई, तो ये दोनों क्या हो गए, माँ, वो सॉरी पत्नी पति हो गए भाई, हस्बैंड वाइफ हो गए ये दोनों आपस में, ठीक है। तो सी ई से किस प्रकार संबंधित है, इसके लिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, पति। नेक्स्ट देखते हैं। पहले ये देख लीजिए, ये इस तरह से भी क्वेश्चंस आपके आते हैं। तो यहाँ पर ऐसे जे के प्लस एल डिवाइडेड बाई एम, ठीक है। तो बिल्कुल लास्ट से इसको शुरू करेंगे। ए बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया पुत्र, ठीक है। ये क्या हो गया, देखिए पिता लिखा है, प्लस की जगह पर क्या लिखा है, ए बी का पिता है। फिर यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई में क्या लिखा, बेटी, तो ये क्या हो गई, बेटी, तो ये तो लड़की हो गई, ओके। अब ये पुत्र है और क्योंकि ये इसका पिता है
और ये इसका पुत्र है, तो ये क्या हो गई, माँ हो गई। ठीक है, अब जे और एम के बीच में संबंध बताना है, तो अगर ये माँ है तो ये जे की भी कौन हो गई, जे की भी माँ हो गई। राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या है, सी होगा। तो देखते हैं, उस बेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के सही संबंध को निरूपित करता है। डॉक्टर, सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट। तो देखिए, डॉक्टर जो होते हैं वही सर्जन होते हैं, वही कार्डियोलॉजिस्ट भी होते हैं। ठीक है, सर्जन को भी हम डॉक्टर बोलते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट को भी डॉक्टर बोलते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि सर्जन और कार्डियोलॉजिस्ट एक ही हों। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो 2 है। ओके, क्वेश्चन 22 देखते हैं कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़ें। ये मानते हुए कि कथनों को दी गई जानकारी सही है, भले ही वे आमतौर पर स्थापित तथ्यों से भिन्न दिखाई देती हैं, तय कीजिए कि कौन से निष्कर्ष तर्कसंगत रूप से इन कथनों का अनुसरण करते हैं। ठीक है, लिखा है कि सभी जो खिलौने हैं, सभी जो टॉय हैं वो क्या हैं, पेन हैं, और सभी खेल कलम हैं। तो सभी जो गेम्स हैं वो भी क्या हैं, पेन हैं। एक तो इस तरह से आपका बन सकता है, एक इस तरह से भी बन सकता है कि जो पेन है उसी में आपके टॉय और गेम्स आ जाएं। हो सकता है ये दोनों एक दूसरे से को कट कर रहे हो। ठीक है, तो इसमें देखिए कोई खिलौना खेल नहीं है, तो क्या इसमें नहीं की बात की गई है, नहीं। ठीक है, कोई खिलौना खेल नहीं है, ऐसा यहाँ पर नहीं कहा गया है। कोई कलम खेल नहीं है, ये तो गलत है बिल्कुल। कुछ खिलौने खेल हैं, कुछ खिलौने क्या हैं, खेल हैं, ये भी सही है। तो आपका निष्कर्ष या तो एक सही है या तो तीसरा सही है। ओके, नेक्स्ट है 23। पांच व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की दिशा की ओर मुख करके खड़े हैं। अंतिम छोर पर खड़े 2 व्यक्तियों में से एक चित्रकार है और दूसरा एक बास्केटबॉल खिलाड़ी है। तो मान लीजिए ये पंक्ति है और ये 5 व्यक्ति खड़े हैं। ठीक है, इन्होंने बोला है कि अंतिम पंक्ति पे या तो भाई चित्रकार है, या तो आर्ट, या तो बीपी यानी कि बास्केटबॉल प्लेयर। आप इसको समझ लीजिए अभी कुछ देर के लिए। फिर उन्होंने बोला है कि एक वकील छात्र के दाईं ओर खड़ा है। तो अगर हम छात्र को यहाँ पर बिठा देंगे तो फिर दाईं ओर वकील को नहीं बिठा पाएंगे, इसीलिए हम छात्र को कहाँ बिठा लेंगे, यहाँ पर। और यहाँ पर किसको बिठा लेंगे, वकील को। बी से डिनोट कर रहे हैं। एक डांसर बास्केटबॉल खिलाड़ी के बाईं ओर खड़ा है। तो अगर हम बास्केटबॉल खिलाड़ी को यहाँ पर रख लेते हैं तो डांसर को हम बाईं ओर नहीं खड़ा कर सकते। इसी वजह से क्या करेंगे, हम जो बास्केटबॉल प्लेयर है उसको हम यहाँ पर खड़ा कर देंगे और यहाँ पर किसको किया, डांसर को। ठीक है, इसको थोड़ा आप अपनी लिख लीजिएगा, फिर आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, कुछ रिसोर्सेज नहीं है जिसकी वजह से आपको एग्जैक्ट यहाँ पर समझाने की प्रॉब्लम आ रही है। पूछा क्या है कि बास्केटबॉल खिलाड़ी के बाईं ओर खड़ा है, बाईं ओर से वकील का स्थान क्या है। तो वकील की एग्जैक्ट लोकेशन आपको पता चल गई, बाईं ओर से बतानी है। तो ये कौन सी है, थर्ड। ठीक है, डी वाला सही है यहाँ पर। नेक्स्ट है 24। एक वर्गाकार कागज को मोड़ा गया और नीचे दर्शाए गए अनुसार काटा गया। इसे खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा। तो इसका राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है 25। देखिए ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है 24 वाला जो क्वेश्चन है, तो इसको अगर आप ना ही करें, अगर आ जाए तो ही ज़्यादा बेटर है। ओके, अगर कर सकते हैं तो इसको ज़रूर करिए। उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। ये वाली आकृति वाला आपको फिगर बताना है। तो सी वाला ऑप्शन देखिए यहाँ पर ये बना हुआ है। ओके, नेक्स्ट है 26। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प चित्र दिए गए चित्र का सटीक दर्पण प्रतिबिंब है जब दर्पण की दाएं ओर रखा जाए। तो दाएं ओर अगर आप रखेंगे तो बी बनेगा इस तरह से, फिर आर बनेगा। ठीक है, इसके लिए राइट ऑप्शन डी है, बी है। आप इसको लिख कर देखिएगा, थोड़ा बना कर देखिएगा। हम पहले जो आपको सेट्स करा चुके हैं उसमें बताया है कि किस तरह से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है 27 कि उस बॉक्स का चयन करें जो दिए गए अनफोल्डेड बॉक्स को फोल्ड करके नहीं बनाया जा सकता। अब आप इसको देखिए, ए के साइड में कौन सा, ए के अपोजिट कौन है बताइए।
सी है भाई, ठीक है, यही तो आया। सी के अपोजिट कौन है, बी के अपोजिट कौन है यहाँ पर, ई है। डी के अपोजिट देखिए कौन है, एफ है। ओके, अब ये बताना है कि जो फोल्डेड बॉक्सेस बने हैं ये कौन सा गलत है। तो यहाँ पर देखिए बी के अपोजिट में आपका ई है ना, और लेकिन यहाँ पर कौन सा बना, बी वाला। देखिए बी के साइड में ई बना है, तो यही वाला आपका गलत है। ओके, 28 देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित करें जैसे कि वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। तो देखिए RIG तक तो सभी वर्ड्स एक जैसे ही हैं। बाद में देखिए H है, ये 3 देखिए पहले तो H है, H भी सेम है सभी में, T भी सभी में सेम है। फिर बात आती है LES की, तो सबसे पहले क्या आता है, E आता है, यानी कि यहाँ पर 3 आएगा। E के बाद में L आता है, यानी कि आएगा 1, फिर आएगा S, यानी कि आएगा 5। ठीक है, अब 2 और 4 में देखते हैं हम कि RIG तक तो सेम है, बट I और O को अगर लेंगे तो I पहले आएगा और O कब आएगा, बाद में। तो 3 1 5 2 4, अब ये कहाँ पर लिखे हुए हैं, देखिए B में लिखे हुए हैं। ओके, नेक्स्ट 29, निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखते हैं क्या है, बच्चा, विवाह, नवजात, रोजगार, शिक्षा। तो सबसे पहले क्या होगा, नवजात होगा, ठीक है। उसके बाद में सॉरी यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, इसका जो राइट ऑप्शन है वो 3 1 5 2 4 A है। ओके, अब इसमें 29 में देखिए कि पहले क्या होगा, नवजात, फिर क्या होगा, वो थोड़ा सा बड़ा होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, बच्चा बोलेंगे। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो सबसे पहले उसकी शिक्षा कराएंगे, शिक्षा कराने के बाद विवाह करेंगे या पहले रोजगार लेंगे। तो आजकल क्या करते हैं, सबसे पहले रोजगार, उसके बाद में विवाह। ओके, 3 1 5 4 2, तो ये कहाँ है, इसमें लिखा हुआ है बी में। ओके, ये समझ गए, 28 का आपका ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 30। निम्नलिखित विकल्पों में ये शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इजी है। इसमें देखिए एस जो है वो अवॉर्डिंग में नहीं आया है, तो ए वाला ही आपका सही है। ओके, 31 नॉलेज ऑफ ICT के क्वेश्चंस हैं। अब हम थोड़ा स्पीड में आगे जल्दी करेंगे। किसी विशेष समय में डेटाबेस में डेटा को क्या कहा जाता है, तो उसको एक्सटेंशन कहा जाता है। इंटरनेट में TCP का पूर्ण रूप क्या है, ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल, या फिर नेक्स्ट ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोग्राम, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो TCP की जो फुल फॉर्म होती है वो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होती है। ओके, ईमेल में प्रयुक्त BCC का पूरा नाम क्या है, इसकी फुल फॉर्म बतानी है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ओके, 34 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से सुमेलित नहीं है। तो Alt+E का मतलब होता है वर्तमान प्रोग्राम में विकल्प संपादन करना, ये सही है। Alt+Shift+D होता है वर्तमान तिथि डालना, ये भी सही है। Ctrl+K ये सही नहीं है। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी आपकी वेब पेजेस वगैरह हैं, जब आप उसको बना रहे हैं तो उसमें हाइपरलिंक को ऐड करना, मॉडिफाई करना। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है, तो उबुंटू वेब ब्राउज़र नहीं है, ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके, 36 सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्किंग में निम्नलिखित युक्तियों की सूची में कौन सी युक्ति का प्रयोग भौतिक परत फिजिकल लेयर में होता है। तो ये किसका, रिपीटर का होता है। रिपीटर क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो संकेतों को प्राप्त करके आगे प्रोसेसिंग के लिए भेजता है। ओके, डायल अप नेटवर्किंग क्या है, तो डायल अप नेटवर्किंग होती है संपर्क विधि, यानी कि मॉड्यूलेशन टेक्निक। 38 इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, ये एक लैंग्वेज है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। 39 देखते हैं कि लिनक्स क्या है, तो लिनक्स, यूनिक्स, उबंटू ये सभी क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। 40 देखते हैं, जावा को किस कंपनी ने विकसित किया। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, कंप्यूटर के काफ़ी इजी क्वेश्चंस आएंगे। कंपनी ने विकसित किया या जो नेम होते हैं वो नहीं आएंगे, फिर भी आप यहाँ पर देख लीजिए वो सन है। ठीक है, कौन सी है इस कंपनी, सन। नेक्स्ट है 41
कंप्यूटर प्रौद्योगिकी क्षेत्र की विशालकाय कंपनी इंटेल का मुख्यालय कहाँ है? कैलिफोर्निया में है ये। ट्रांजिस्टर का संबंध कंप्यूटर की किस पीढ़ी से है? ये ज़रूर याद रखिएगा, सेकंड पीढ़ी से है, ठीक है। पहली में क्या है? वैक्यूम ट्यूब है। तीसरी में क्या है? आईसी है, इंटीग्रेटेड सर्किट। निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाला संग्रहण उपकरण है? तो फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, छिद्रित टेप, ये सभी विकल्प सही हैं, ठीक है। स्टोरेज डिवाइसेस की बात हो रही है, तो ये सभी क्या है? स्टोरेज डिवाइसेस हैं। 44 देखते हैं, एक टेराबाइट कितने मेगाबाइट के बराबर है? तो 1024 में मल्टीप्लाई 1024, ओके। हैक प्रोग्रामिंग भाषा को किस कंपनी ने विकसित किया? तो इसको विकसित किया है फेसबुक ने। MS वर्ड 2016 में निम्न में से कौन सा फॉन्ट डिफ़ॉल्ट फॉन्ट के रूप में उपयोग किया जाता है? तो जब आप MS वर्ड ओपन करते हैं तो उसमें कौन सा फॉन्ट डिफ़ॉल्ट होता है? कैलिबरी। 47 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा IO डिवाइस एक ब्लॉक डिवाइस है? IO मीन्स होता है इनपुट और आउटपुट दोनों में काम आता है, जो वो है टेप ड्राइव, ठीक है। ये एक ब्लॉक डिवाइस है। 48, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटर अंकगणित मापांक ऑपरेटर अंकगणित का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये परसेंटेज है। यदि आप अपने PC की कार्यक्षमता को बेहतर करना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित को अपग्रेड करना होगा। किसको? क्या मॉनिटर को अपग्रेड कर लेंगे या कीबोर्ड को अपग्रेड करेंगे? नहीं, राइट ऑप्शन क्या है? CPU। भाई CPU को ही तो अपग्रेड करेंगे, सारी जो फंक्शनिंग होती है वो किस में होती है? CPU को ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, अधिकांश कीबोर्ड का डिफ़ॉल्ट लेआउट क्या कहलाता है? QWERTY कहलाता है, ठीक है। 51 नॉलेज ऑफ एक्ट से रिलेटेड है या 51 देखते हैं, राष्ट्रपति बालक अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों को उसके पद से हटाया जा सकता है, तो कौन हटाता है? केंद्रीय सरकार। नेक्स्ट है, छात्र शिक्षक अनुपात निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 की किस धारा के तहत उल्लेखित है? तो सेक्शन 25। 53 है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये लॉन्च की गई है, बताइए आप, केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है, ओके। 54 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एकीकृत कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल नहीं है? पूरक पोषण है, टीकाकरण है, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा भी है, लेकिन परिवार नियोजन नहीं है, ठीक है। शिशु मृत्यु दर के कारण क्या होते हैं? समय से पहले प्रसव, नवजात शिशु का संक्रमण, जन्मजात विकृतियां। तो इसके लिए राइट ऑप्शन क्या है? उपरोक्त सभी। शिशु मृत्यु दर के कारण ये सभी हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 56, बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986 की किस धारा में अपराधी से संबंधित प्रक्रिया का उल्लेख है? तो ये है सेक्शन 16। 57, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1950 की धारा 2(1) में परिभाषित विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। किसके द्वारा पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी? राज्य सरकार द्वारा। यहाँ पर लिखा है ना ओनली बी, तो वही सही है बस। 58 देखते हैं, लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 की किस धारा के अंतर्गत किसी अपराध को कारित करने के प्रयास के लिए दंड निर्धारित है? तो इसके लिए सेक्शन 18 है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत बाल विवाह को परिभाषित किया गया है सेक्शन 2B में, ठीक है। इसमें कितनी टोटल धाराएं हैं? 21 धाराएं हैं टोटल, ये भी याद रखिएगा। जन्म के समय उच्चतम लिंगानुपात किसमें है? ये जो आपका 2011 की जनगणना के अनुसार केरल में है, ओके। अब हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड की। इसमें भी सिर्फ राइट ऑप्शन की तरफ ध्यान देंगे ताकि आपका जो ये क्लास है जल्दी से फिनिश हो। वार्डन को निम्नलिखित में से छात्रों का सक्रिय रूप से समर्थन करना चाहिए? तो अनुरूपता और एकरूपता। जब आपको इसकी PDF दे दी जाए तो आप इसको अच्छे से एक बार देख लीजिएगा ज़रूरी, ओके। 62 देखते हैं, वार्डन ये किस आधार पर सुनिश्चित कर सकता है कि छात्रावास में के निवासियों का छात्रावास के नियमों और नीतियों की जानकारी है? तो इसके लिए राइट ऑप्शन है डी, छात्रों के साथ नियमों पर चर्चा करने के लिए नियमित बैठकें आयोजित करना, ओके। छात्रावास में आमतौर पर कितने वार्डन नियुक्त किए जाते हैं? 4। अब इसमें देखिए कुछ लोग बोलेंगे मैम ये नहीं, 1 होगा, 2 होगा, तो ये फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं। इस तरह के क्वेश्चंस जहाँ तक है आपके एग्जाम्स में नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि एग्जैक्ट डेटा हॉस्टल वार्डन एकलव्य का नहीं पता है किसी को, ओके।
64 की बात करते हैं। छात्रावास में अस्वच्छता का प्रमुख कारण, अस्वच्छता का प्रमुख कारण क्या है कि छात्रावास वार्डन के प्रबंधन कौशल व अभिरुचि का न होना। ठीक है। 65 वार्डन को छात्रावास से संभावित चोरी की शिकायत मिलती है तो उसकी कार्यशैली क्या होनी चाहिए। तो वो क्या करेगा, विवेकपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से पूरी जांच करेगा। ओके, तभी तो भाई पता चल पाएगा। नेक्स्ट है 66, छात्रों की खेलकूद गतिविधियां, स्काउट्स और गाइड गतिविधियां, एनसीसी गतिविधियों को किस रजिस्टर में दर्ज करेंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, बच्चों की उपलब्धियां होती हैं, तो इनको हम उपलब्धियां रजिस्टर में दर्ज करेंगे। 67, छात्रावास निवासियों के बीच समुदाय और सौहार्द की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त दृष्टिकोण है। तो इसके लिए राइट ऑप्शन आपका बी है। छात्रों के भाग लेने के लिए नियमित सामाजिक कार्यक्रमों और गतिविधियों की व्यवस्था करेंगे। नेक्स्ट है 68, यदि आप एक हॉस्टल के वार्डन हैं तो आपको कौन सा कार्य करना चाहिए। छात्रावास का परिचालन, शांतिपूर्ण व्यवहार, हॉस्टल में शराब का सेवन, या ए और बी दोनों। तो भाई सेवन तो नहीं करना चाहिए, ए और बी यहाँ पर राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 69, एक वार्डन छात्रावास के निवासियों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित कर सकता है। तो राइट ऑप्शन है बी, सामान्य क्षेत्रों और गलियारों में सीसीटीवी कैमरे स्थापित करके। ओके, क्योंकि आप सब जगह एक साथ नहीं जा सकते। 70 है, निम्नलिखित में से कौन सा छात्र कल्याण का एक महत्वपूर्ण पहलू है जिसे वार्डन को प्राथमिकता देनी चाहिए। उसके लिए राइट ऑप्शन है बी, अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना। 71, एक छात्रावास वार्डन छात्रावास के निवासियों और आसपास के समुदाय में उनके पड़ोसियों के बीच विवादों को कैसे संभाल सकता है। इसके लिए राइट ऑप्शन है सी, कि शामिल पक्षों के बीच मध्यस्थता करना और सौहार्दपूर्ण समाधान ढूंढना। ओके, 72 देख लेते हैं कि छात्रावासों में प्रत्येक छात्र के लिए कमरे का कितना क्षेत्रफल आवश्यक है। 50 स्क्वायर फीट। ओके, 73 देखिए, छात्रावास में छात्र समितियों के गठन को कौन सुगम बनाता है। तो कौन बनाता है, छात्रावास अधीक्षक। 74, छात्रावास में कितने छात्रों के लिए एक स्नान घर का प्रावधान है। 10 छात्रों के लिए। एक छात्रावास के छात्रों को प्रबंधित करने में हॉस्टल वार्डन के समक्ष कौन सी चुनौतियां हैं। तो छात्रों के विभिन्न सांस्कृतिक और क्षेत्रीय पृष्ठभूमि तो ये भी होती है भाई, विभिन्न रीति रिवाज और प्रथाओं से बच्चे आते हैं, भाषा संबंधी विविधताएं भी होती हैं, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट ऑप्शन है। 76, छात्रावास के नियमों के उल्लंघन पर किसी छात्र के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है, वार्डन है। 77 देखते हैं, छात्रावास प्रबंधन समिति किस अनुपात में निर्मित होती है। ये अभी तक का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके लिए राइट ऑप्शन ए है कि 50% इसमें छात्र प्रतिनिधि होते हैं, 25% प्रबंधन के प्रतिनिधि और 25% शिक्षकों के प्रतिनिधि होते हैं। इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा ये परसेंटेज। नेक्स्ट है 78, छात्रावास वार्डन की भूमिका में शामिल है। क्या शामिल है, छात्रावास का नियमित निरीक्षण करना। ओके, कोऑपरेटिव आधार पर संचालित मेस में भोजन की दरों की जानकारी समय समय पर किसके द्वारा दी जाती है, केयरटेकर के द्वारा दी जाती है। छात्रावास के एक कमरे में लगभग कितने छात्र होते हैं। तो 4 से 8 छात्र होते हैं। छात्रावास में स्वच्छता और स्वच्छ वातावरण कैसे सुनिश्चित होगा। छात्रावास में जगह जगह स्वच्छता का स्लोगन लिखकर जागरूक करने से। ठीक है, ये प्रत्येक विद्यार्थी और छात्रावास में प्रत्येक कर्मचारी का स्वच्छता के प्रति उत्तरदायित्व सुनिश्चित कर, ये भी सही है। छात्रावास के कचरे का उचित तरीके से निस्तारण कर, ये भी ठीक है, यानी कि इसका राइट ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ द एबव। 82 देखते हैं, छात्रावास में सामग्रियों के उचित रखरखाव के लिए आवश्यक होता है नियमित साफ सफाई, नियंत्रण में होना, पूर्वानुमान व योजना। तो यहाँ पर भी राइट ऑप्शन ऑल ऑफ द एबव है। एक छात्रावास के सभी कर्मचारियों से संबंध विभागाध्यक्ष कौन प्राधिकारी है। तो इसके लिए राइट ऑप्शन है डीन ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट है
84 छात्रावास में उपभोग सामग्रियों की खरीद की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो छात्रावास अधीक्षक की होती है। ठीक है। 85 है, निम्नलिखित में से कौन सी कमेटी छात्रावास प्रबंधन में शामिल होती है? तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है आपका परामर्श समिति। ठीक है। 86 देखते हैं। उपभोग सामग्रियों और सूची के संबंध में छात्रावास अधीक्षक की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख जिम्मेदारी है? छात्रावास के कमरों को सजाना, छात्र कार्यक्रम का प्रबंधन करना, पर्याप्त आपूर्ति और उचित इन्वेंट्री नियंत्रण सुनिश्चित करना, या पाठ्येतर गतिविधियों का आयोजन। तो इसके लिए जो राइट ऑप्शन है 86 का वह है सी, पर्याप्त आपूर्ति और उचित इन्वेंट्री नियंत्रण सुनिश्चित करना। 87 देखते हैं। छात्रावास में अपशिष्ट प्रबंधन का प्रभावी उपाय कौन सा है? सभी कचरे को निर्दिष्ट डिब्बे जैसे पुनर्चक्रण योग्य और गैर पुनर्चक्रण योग्य के में विभाजित कर उसका निपटान करना। राइट ऑप्शन यहाँ पर ए है। निम्नलिखित में से किसकी छात्रावास में अनुमति नहीं होती है? अभिभावक से मिलने की तो भाई तो मिलने देते हैं, नूडल खाने की तो कभी कभी बच्चों को खिला दिया जाता है, फर्नीचर लाने की जो अनुमति होती है वो बिल्कुल नहीं होती। बच्चे अपने घर से फर्नीचर वगैरह लेकर नहीं आ सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है 89। निम्नलिखित में से एक छात्रावास का मॉनिटर है, कौन है भाई? सीसीटीवी। छात्रावास वार्डन को क्या जानना आवश्यक है? छात्रों के साथ खेल, बाल सुरक्षा अधिनियम, चिल्लाना, उपरोक्त सभी। तो इसके लिए राइट ऑप्शन है बी, एक हॉस्टल वार्डन को बाल सुरक्षा के जो अधिनियम हैं वो जानना बहुत ज़रूरी है। अब लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट है। कान का कच्चा होना मुहावरे का क्या अर्थ है? सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। भीष्म पितामह ने आजीवन शादी ना करने का प्रण लिया था, रेखांकित शब्द का समास है। तो जीवन में कौन सा अवयव लगा है, कौन सा उपसर्ग लगा है? अवयवी भाव समास हो गया, आ लगा हुआ है। तो जो उपसर्ग वाले होते हैं वो आपके अवयवी भाव समास होते हैं। सप्तऋषि का सही संधि विच्छेद, सप्तधन ऋषि। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो, याद रखिएगा आने वाला हो, तो आगमश्यत पतिका। निम्नलिखित विकल्पों में दो शब्दों का जोड़ा प्रथम द्वितीय दिया गया है, वह जोड़ा ज्ञात करें जिसमें द्वितीय चरण शब्द का अर्थ प्रथम शब्द के समान हो। ठीक है। तो समानार्थी के बारे में यहाँ पर बात की गई है, तो गरुड़ पत्रगारी। नेक्स्ट है 96। से संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट होती है, तो विशेषण से होती है। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है? बढ़ चढ़ कर बात करने वाले तुम संजीदा क्यों हो गए? तो ये तुम के बारे में बात हो रही है ना। तुम क्या है यहाँ पर? सर्वनाम। ठीक है। अमृत का विष से वही संबंध है जो अंतरंग का बहिरंग से। भाई अमृत और विष क्या है? आपस में विलोम शब्द हैं, तो अंतरंग का विलोम शब्द क्या है? बहिरंग है। वह खाता होगा, इस वाक्य में की क्रिया किस काल की है? तो खाता होगा ये संदिग्ध है, पता नहीं खाता है कि नहीं खाता है। ठीक है। आप क्या कर रहे हो? बस संदिग्ध वर्तमान काल है ये। नेक्स्ट है 100 क्वेश्चन। सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य है। तो शुद्ध वाक्य यहाँ पर क्या है? वह सारी रात पढ़ता रहा। गिव अ हैंड, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। गिव अ हैंड मतलब एक हाथ। ठीक है, कि आप अगर किसी को असिस्ट कर रहे हैं तो क्या हो गया? आप उसमें उसके तो दो हाथ हैं, आप अपना भी हाथ उनको दे रहे हैं कि भाई उनको सपोर्ट कर रहे हैं, असिस्ट कर रहे हैं। हाई टाइम, हाई टाइम का क्या मतलब है? कि पास्ट द एप्रोप्रिएट टाइम, मतलब कुछ ऐसा करने का समय आ गया है जो बहुत पहले कर लिया जाना चाहिए था, जैसे कि आपकी तैयारी। ठीक है, ये अभी तक आपने नहीं की बट अब ये हाई टाइम है, आप परेशान हो रहे हैं कि भाई कैसे तैयारी की जाए। 103 है टेंडिंग टू एसोसिएट विद अदर्स ऑफ वंस काइंड। इसका मतलब है अपनी तरह के अन्य लोगों से जुड़ना, मिलना, उनके साथ खड़ा होना। इसका राइट ऑप्शन है सी। 104 सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो डेफिनेटली की स्पेलिंग यहाँ पर बी वाली जो है वो सही है। 105 एंटोनियम बताना है टेस्टिमोनी का। टेस्टिमोनी मीन्स क्या होता है? गवाही, प्रमाण। तो इसका जो एंटोनियम है वो डिसप्रूफ है। डिसप्रूफ का मतलब क्या हो जाएगा? कि प्रूफ रहित। ठीक है, गवाह रहित, सबूत रहित। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम। सिनोनिम बताना है, तो इसका मतलब है आप भड़काना। ठीक है,
और इन्फ्यूरेट का मतलब क्या हो जाएगा, क्रोध करना, ये एक दूसरे के समानार्थी हैं। 107 सी हैंडल्स ऑल टास्क एफिशिएंटली, सी हैंडल्स ऑल टास्क एफिशिएंटली, ये कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। जब आप पास्ट इंडेफिनिट का पैसे बनाएंगे तो वो बनाएंगे पास्ट कंटिन्यूअस में। तो देखिए वर वाले तो बिल्कुल नहीं होंगे, हैव वाला भी नहीं होगा, आर बीइंग नहीं लगेगा, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 108 द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, वन ऑफ देम मे कंटेन एन एरर। 4 पार्ट्स में आपका डिवाइड है ये सेंटेंस, 3 में ही डिवाइड है यहाँ पर, और एक जो पार्ट है उसमें मिस्टेक्स है। द पैनल विल इन्वेस्टिगेट द एलिगेशंस ओइंग टू द कंसर्न्ड ऑफिशियल, पैनल संबंधित अधिकारियों पर लगे आरोपों की जांच करेगा। तो यहाँ पर जो राइट है वो बी है। कौन सा है, बी। ओके 109 अ मेजर अर्थक्वेक इन इंडिया ऑन 8 अक्टूबर 2005 इन उरी। तो ये पास्ट की बात हो गई, ठीक है, घटित हुआ, पास्ट की बात होगी तो ऑकर्ड लगेगा, थर्ड फॉर्म लगेगी। 110 सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, आई विल बी ज्वाइनिंग द ऑफिस अ वीक्स टाइम, तो क्या होगा, इन अ वीक्स टाइम। उद्धव शतक के रचयिता कौन है, जगन्नाथ दास रत्नाकर। निम्नलिखित आलोचकों में से कौन सा उत्तराखंड से संबंधित है, तो डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थौल जो हैं वो उत्तराखंड से संबंधित हैं, और ये कौन है, आलोचक हैं। इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा डीपली नहीं पूछेंगे जैसे इसमें दिए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार भेद नहीं है, तो अलंकार 3 तरह के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार, छंदालंकार नहीं होता है। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी, इस पंक्ति में कौन सा छंद है, तो ये है चौपाई। चौपाई में क्या होता है, 4 चरण होते हैं और उसकी 16-16 मात्राएं होती हैं। ओके 115 रस सूत्र के जनक माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं, भरत मुनि माने जाते हैं। यद्यपि का संधि विच्छेद करना है, ये हम कई बार करा चुके हैं, यदि धन अपि। ऋण मुक्त में कौन सा समास है, तो इसमें अपादान तत्पुरुष समास होगा। ऋण से मुक्त, यहाँ पर जो से है वो अलगाव की स्थिति बता रहा है, ठीक है, जहां पर भी से अलगाव की स्थिति बताए वहां पर अपादान तत्पुरुष समास होता है। 118 हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा। तो इसमें क्या होता है, अग्र होता है, पश्च होता है, मध्य होता है, लेकिन विवृत नहीं होता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या है, विवरेश्वर। आम खाया जाता है में कौन सा वाच्य है, तो इसमें कर्म वाच्य है, क्योंकि आम आपका कर्म है और खाया जाता है क्या है, क्रिया है। कर्म और क्रिया जब होती है तो कर्मवाच्य होता है। 120 निम्नलिखित में से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है, तो अब चला जाए, तो इसमें भाववाच्य है। तो ये आपके टोटल 120 क्वेश्चंस थे, ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो जिस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं आएंगे तो उनको देखकर ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो जिस हिसाब से आपको बताया जा रहा है वैसे ही पढ़िए, पूरी कोशिश करिए कि आपके 25 दिन काफ़ी अच्छे से आपकी तैयारी इसमें हो जाए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे सभी को सपोर्ट हो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।